इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और सेंटर के खौफनाक इंटरेक्शन से भी है, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक हिंदुस्तान, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान में किस किस्म के डायनामिक्स हैं, उनसे भी है। खुद अमेरिका की अंदर की सियासत में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पे पसवाई उन्होंने इख्तियार कर ली, इन तमाम डेवलपमेंट्स से इसका ताल्लुक है। और फिर एक जो इंसानी मुनाफ़िकत होती है, जो दुनिया में हर जगह पाई जाती है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में खैर अमेरिका से बहुत ज़्यादा है, उसके साथ भी इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ और इनसे नती बहुत सी और चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को, वही पिज़्ज़ा यूट्यूब चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे जॉइन करें, इसके सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने में मदद करें, इसके नोटिफिकेशंस तमाम के तमाम बेल आइकन नोटिफिकेशन को खोलें ताकि आप तक रसाई में मदद मिले। अब डेवलपमेंट्स की तरफ चलते हैं। जो पहली डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और डीजी आईएसपीआर पंजाब और सेंटर से है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर, जिसकी डिस्क्रिप्शन, जिसका तज़किरा आप गुज़िश्ता 18 घंटे में, 12-14 घंटों में इसका आप बहुत ज़्यादा ज़िक्र सुन चुके हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सका था और मेरा इसको देखने का जो अंदाज़ है या जो एक एंगल या लेंस है वो आपको बाकियों से मुख्तलिफ लगेगा। ये डेवलपमेंट क्या है? ये वो डेंजरस वॉर ऑफ वर्ड्स है जिसको आप एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप पे देख सकते हैं कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और डीजी आईएसपीआर यानी खैबर पख्तूनख्वा और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान में ये वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है। दूसरी तरफ ये वॉर ऑफ वर्ड जो है वो एक सूबे और सेंटर के दरमियान में हो रही है और ये बड़ी अफसोसनाक है और ये बड़ी खतरनाक है। इसका इमेज जो ये हो तो वैसे बड़े अरसे से रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसने एक अजीबोगरीब किस्म की शक्ल इख्तियार की है इतवार के दिन, जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब गालिबन चकदरा में बोल रहे थे और पहले कह दिया गया था कि वहाँ पे बोलेंगे। उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। उससे पहले एक वफाकी हुकूमत की तरफ से तीरा, वादी तीरा के ऑपरेशन पे एक वजाहत इशू की गई थी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अब उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए सुहेल आफरीदी ने बड़े सख्त अल्फाज में, सख्त टोन में उन्होंने डीजी आईएसपीआर को कंडेम किया। एक इदारे का डीजी, मतलब डीजी आईएसपीआर जान शरीफ अहमद की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई हैं, क्यों वीडियोस चलाई? पहली तो मुझे बात थोड़ी सी अजीब ही लगी कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मुझे समझ आ रही है और जिसके क्लिप्स मैंने चेक किए हैं एक बार फिर निकाल के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 6 जनवरी 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इस स्टेज के ऊपर जाकर सुहेल आफरीदी साहब इसके ऊपर क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? पहले उन्होंने क्यों नहीं किया और इस वक्त इतनी शिद्दत से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? करना वैसे उनको चाहिए था, बिकॉज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी एसपीआर की, बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के उन्होंने इसमें कमेंट्स किए। टोन, टेनर, मैनर, बात करना हकारत से खैबर पख्तूनख्वा के लीडर्स का, वहाँ की सियासतदानों का करना, वो सारा का सारा इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल था। लेकिन बहरहाल इस वक्त उस पे वो क्यों कर रहे हैं? फिर जो उन्होंने बात की बहुत ही चुभती हुई, उन्होंने कहा कि मुझे ये ठीक तरह से समझ नहीं आया कि उनको कैसे ये पता चला है, लेकिन उन्होंने कहा ये डिस्कस किया गया है कि 3 ऑप्शंस हैं। जब और 3 ऑप्शंस क्या हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के हवाले से? एक तो ये है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। इसका मतलब है कि पहली बात दफ़ा नहीं, कई दफ़ा इसका पहले ज़िक्र हो चुका है, इस पे अखबारों की हेडलाइंस भी आती हैं, टेलीविज़न में इस पे तज़किरा होता है। फैसल करीम कुंडी जो वहाँ के गवर्नर हैं वो कई दफ़ा इसके हवाले से कह भी चुके हैं कि हम लगा भी सकते हैं, फिर इसका डिनायल भी हो जाता है। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि एक ऑप्शन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए, ये डिस्कस हुआ। दूसरा ये है कि चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए। अब उसके हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ टेलीविज़न एंकर पर्सन, व्लॉगर बरतानिया से प्रोग्राम करते हैं, आप सबकी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब इमरान रियाज साहब, मेरे ख्याल अपने 1-2 पहले व्लॉग्स में बाकायदा कह चुके हैं कि इस किस्म का एक प्रपोज़ल, मंसूबा और स्कीम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आ चुकी है, जहाँ मेरा ख्याल है कि अभी भी शायद पता नहीं राजा सिकंदर सुल्तानी बैठे हुए हैं, अगर मुझे भूल गया हो तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बहरहाल उनके सामने आ चुकी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने का पूरा एक प्लान है। और फिर चीफ मिनिस्टर ने, सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि अगर दोनों चीज़ों में नाकामी हो जाए तो फिर उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है, यानी सुहेल आफरीदी को कत्ल किया जा सकता है। ये जो पूरी की पूरी कहानी है कि ये स्कीम बन रही है, ये बात हुई है, ये इस किस्म का मंसूबा है, ये मुझे नहीं समझ आया कि ये सुहेल आफरीदी साहब को किसने इस तरह से ये बात आके बताई है, बिकॉज़ हियर इज़ माय डिसेक्शन ऑन द होल थिंग। सबसे पहले तो है कि पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, अगर वफाकी हुकूमत ने और अफवाज पाकिस्तान ने, फौज ने और जनरल आसिम मुनीर की एस्टैब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाना है, तो उनका कौन रास्ता रोक सकता है गवर्नर राज लगाने से? उसमें नाकामी के क्या चांसेस हैं? किस तरह से नाकामी हो जाएगी? मतलब कोई, ना तो यहाँ कोई आज़ाद अदालतें हैं, ना कोई आज़ाद सुप्रीम कोर्ट है, ना केपी में कोई ऐसा माहौल है कि कोई रास्ता उनका रोक लेगा। हाँ, उसकी इंप्लीकेशंस होंगी, उसका एक रिएक्शन के रद्द-ए-अमल हो सकता है, लेकिन गवर्नर राज लगाने से, अगर वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतना अहमकाना इक़दाम करने के ऊपर बिज़्ज़त है और करना चाहते हैं, तो जनरल आसिम मुनीर की टीम को गवर्नर राज से कोई रोक नहीं सकता। तो पहली बात है कि इसमें नाकामी कैसे हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन से, वंस अगेन इलेक्शन कमीशन टूल है उनके हाथ में, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में। कोई अदालत यहाँ पर है नहीं, ना हाई कोर्ट्स है, ना सुप्रीम कोर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट भी बस बेचारी खत्म ही हो चुकी है, जो मैंने गुज़िश्ता उनके कई फैसले देखे हैं। तो कौन रोकेगा इलेक्शन कमीशन को, चैलेंज करेगा अगर वो चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने का कोई उन्होंने अजीबोगरीब किस्म का फॉर्मूला बना लिया है? होगी तो बात बिल्कुल 2 नंबर ही, लेकिन रोकेगा कौन? तो फिर कत्ल करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये सारी की सारी कहानी जो चीफ मिनिस्टर को सुनाई गई है, मुझे कोई शक नहीं है कि इसी तरह से सुहेल आफरीदी साहब के कान में ये बात डाली गई है ताकि वो उसके ऊपर रिएक्ट करें, और उनको बताने वालों ने ये भी कहा होगा कि आप इसके ऊपर रिएक्ट करें। लेकिन मुझे ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये हज़म नहीं हो रही, मुझे ये सारी बात जो है ये बहुत अजीब लग रही, बहुत ही स्ट्रेंज। अब इसमें बहरहाल ये पता चलता है, इससे जो चीज़ आपके सामने आती है वो कि इस स्टेज के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान और सेंटर के दरमियान, और खैबर पख्तूनख्वा और सेंटर यानी अफवाज पाकिस्तान के दरमियान में किस किस्म की टेंशन्स जो हैं और किस किस्म का एक महाज़राई की कैफियत जो है वो डेवलप हो गई है या उसे डेवलप किया जा रहा है। अब इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से आप सब वाकिफ़ हैं कि वादी तीरा के हवाले से अब से 24-36 घंटे पहले वफाकी हुकूमत ने एक वज़ाहतनामा अपना इशू किया, जिसे पाकिस्तान की तमाम अखबारों की हेडलाइन बनाया गया, जिसमें वज़ाहत की गई कि वफाकी हुकूमत ने और अफवाज पाकिस्तान ने किसी भी स्टेप और किसी भी स्टेज के ऊपर वादी तीरा से लोगों के इनखला का मुतालबा नहीं किया, और ये जो कुछ भी हुआ है, फिर उसमें एक अजीब चुभती हुई चीज़ डाल दी गई कि इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से ही है
और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने और वहाँ की हुकूमत ने 4 अरब रुपए रखे लोगों की इस ऑपरेशन के लिए। अच्छा, और ज़ाहिर है कि ये ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा इल्ज़ाम था खैबर पख्तूनख्वा की उस हुकूमत के ऊपर, जो पहले ही वादी तीरा के ऑपरेशन के हवाले से बहुत सेंसिटिव थी। बिकॉज़ चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी एक से ज़्यादा दफ़ा ये कह चुके हैं, उनके रफ़ीक़ार कह चुके हैं, और खुद इमरान खान भी इस तरह की बात कर चुके हैं कि ये सारे के सारे ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल बनाने के लिए जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि लोग इसके ऊपर रिएक्शन करें, रद्द-ए-अमल करें। और यही वो वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पे लोगों की डिस्प्लेसमेंट से जो उनको प्रॉब्लम होगा, उसको मैनेज करने के लिए उनके लिए 4 अरब रुपए का उन्होंने एक बजट जो है वो रखा। अब इसी तनाज़ुर के अंदर शफ़ी जान जो हैं, वो जब उनके जो एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के, वो जियो के प्रोग्राम में शहज़ाद इकबाल साहब के सामने जाते हैं, और वहाँ पर वो ये वज़ाहत करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान था कि आपने वादी तीरा के ऊपर एक मिलिट्री ऑपरेशन करना है, और उसके लिए वहाँ से आबादी का इनखला करना जो है वो ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने उसके ऊपर क्यों साइन किए, उन्होंने उसकी वजाहत और एक्सप्लेनेशन दे दी। वैसे भी बेचारा डीसी कहाँ होगा कंट्रोल केपी की गवर्नमेंट के, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें डीसी ने लोगों की डिसलोकेशन और उन तमाम चीज़ों के हवाले से, ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से उसने साइन किए। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 4 अरब रुपए हमने इसलिए रखे कि लोगों को कुछ असरात होंगे उसे मिटिगेट करने के लिए हमने 4 अरब रुपए रखे, ताकि उनको उनका जो एक उनको जो इम्पैक्ट है उस चीज़ का, उसका मदावा जो है वो किया जा सके। अब उसी प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब भी पेश हुए जियो के प्रोग्राम में, जहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, वफाकी हुकूमत का कोई इस किस्म का प्लान नहीं था। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही है, ये देखें कितना बड़ा झूठ। और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से परेशान होकर एन मासे लाख आदमी जो है वो वादी तीरा से नकल मकानी कर रहे हैं इस बर्फ में, जबकि उनको अपने घरों के अंदर दबक के रहने की जरूरत है। इससे पहले भी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक ये है कि लोग बुरे मौसम में वैसे ही वहां से नकल मकानी कर जाते हैं, पता नहीं किसी और वजह से कर रहे हैं, सारा कुछ है। क्यों केपी की हुकूमत सच बोल रही है और वफाकी हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान, ये जो भी है वजाहतनामा इशू किया, ये सब झूठ के ऊपर मबनी है। वैसे तो इसे देखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर आप रोज़ पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं, चूंकि मेरा तो काम ही यही है तमाम अखबार पढ़ना, तमाम टेलीविजन को देखना, तो गुज़िश्ता कई हफ्तों से इस मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। अगर आप और कुछ ना करें तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से डॉन अखबार को पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको दर्जन से ज़्यादा स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें बहुत तफसील से बताया गया है कि कैसे फौज वादी तीरा के अंदर एक डिटेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहती है, और लोगों को कह दिया गया है, पहले खबरें छपती रही कि आप इसमें जिरगे को कहा जाएगा कि लोगों को बताया कि आप वहां से निकल जाएं, फिर वो बाकायदा जिरगा कन्वीन होने की खबर आती है, फिर जनवरी की मतलब शुरू में पता चलता है कि जिरगा कन्वीन हो गया, उसमें 24 मेंबरान हैं, जिरगे ने एग्री किया है, जिरगे की बाजू दबाई गई है, उनको कहा गया कि आपको इतनी कॉम्पनसेशन देंगे, हर फैमिली को 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, डिसलोकेशन के अलग से पैसे दिए जाएंगे। तो ये तमाम तफसीलात जो है कि पाकिस्तान के अखबारों के अंदर छपती चली आई हैं, और पीएमएलएन के अपने मिनिस्टर हैं जैसे ख्वाजा आसिफ हैं, वो पार्लियामेंट में इसका जिक्र कर चुके हैं कि वादी तीरा के अंदर एक ऑपरेशन हो। लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए इस तमाम चीज को रद्द कर दें, तमाम डॉन की अखबार की जितनी भी खबरें उनको डिलीट करवा दें, सब कहें ये झूठ है, मोहित ज्यादा बकवास कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक वीडियो आप देख लें, वही वीडियो जिसकी तरफ सुहेल आफरीदी इशारा कर रहे हैं, जो 6 जनवरी 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इज्जत माफ जनाब डीजीआईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद साहब की। वो जो 9 मिनट का उसका क्लिप आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा, अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सिर्फ डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख लें, उस पूरे 9 मिनट के क्लिप में डीजीआईएसपीआर बार-बार इंतहाई कंटेम्प्ट से, हकारत से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और मुख्तलिफ लोगों के क्लिप रन करके, उनके सियासतदानों के इंक्लूडिंग द सीएम, ये कहते हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। तुम होते कौन हो मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत ना देने वाले? हम एक वफाकी इदारा है, हमारी ये किस्म की जिम्मेदारियां हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास मिनरल डेवलप रिसोर्सेज हैं, हमारे मिनरल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ठीक है तुम्हारे मिनरल होंगे, जाओ निकाल लो। जब दहशतगर्दी हो रही है तो तुम कैसे मिनरल्स निकालोगे? हमारे बगैर, यानी प्रोटेक्शन के बगैर तुम ये कर ही नहीं सकते। फिर वो सवाल का रेफरेंस देते हैं। अगर आप वो सिर्फ 9 मिनट का क्लिप जिसको सुनना अच्छी खासी बर्दाश्त और पेशेंस चाहिए उसको सुनने के लिए, बिकॉज़ डीजीआईएसपीआर जैसा इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर, इंपॉर्टेंट ऑफिस को हेड करने वाला शख्स जो है, इतनी गैर जिम्मेदारी से वहां पे बात कर रहा है कि शायद कोई व्लॉगर जो है वो भी अफोर्ड ना करे इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से बात करना। व्लॉगर की कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ एक कमेंटेटर है। जब आप इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं तो आपको देखना होता है कि आप किस टोन से, किस टैनर से, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है। तो जब आप वो देखते हैं आपको क्लियर हो जाता है कि मिलिट्री ऑपरेशन ही उनके जहन के ऊपर है, और वो बार-बार कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। और जो अपने डीजीआईएसपीआर को सुनते हैं तो आपको एक और बात भी क्लियर हो जाती है कि डीजीआईएसपीआर की तमाम तर असम्पशन ये है कि इस मुल्क के अंदर जो भी पौधा, पत्ता, पानी, पत्थर, मिनरल, इंसान एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे उनके ऊपर हमारा राइट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये बड़ी डेंजरस है, और ये स्टेट ऑफ माइंड इसलिए डेंजरस है कि ये बात कि ये फौज पंजाब की है प्रिडोमिनेटली, इसमें बाकी सूबों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसके आज जो टॉप के डिसीजन मेकर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, या उसके ऊपर जो आर्मी की लीडरशिप है, उसमें आपको खा ही कोई मेरे ख्याल से नजर ही कोई नहीं आ रहा खैबर पख्तूनख्वा का। ना उसमें कोई सिंध की रिप्रेजेंटेशन है, ना बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, ना इसमें साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन है, आजाद कश्मीर के चंद डिस्ट्रिक्ट बाग वगैरह की रिप्रेजेंटेशन है, ना इसमें गिलगित बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। अंडर द सर्कमस्टेंसेस लोग जो पहले कहा करते थे कि ये पंजाब की फौज है, अब उन्होंने इंक्रीजिंगली ये सोचना समझना कह दिया खुद फौज के अफसरों ने कि ये पंजाब के चंद डिस्ट्रिक्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट अटक की, फैसलाबाद की, ये पता नहीं किसी और चंद डिस्ट्रिक्ट्स की ये फौज है। इन व्यू ऑफ दिस चेंजिंग नैरेटिव, जिसको समझना, हालांकि डीजीआईएसपीआर जो है उनका सारा काम ही नैरेटिव शेपिंग का है। डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पंजाब का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, हम सब की आवाज को, आप सब की आवाज को दबाने के लिए हर साल अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं नैरेटिव शेप करने के लिए। लेकिन उन्हें अभी तक ये बात नहीं समझ आई कि वो जो तारीखी नैरेटिव था जिसके अंदर से पाकिस्तान की आर्मी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करती थी, वो नैरेटिव गुज़िश्ता 4 बरस में बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है, टूट फूट गया है।
अंडर दी सर्कमस्टेंसेस उनको बात करते हुए एहतियात से करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी। और अनफॉर्चुनेटली डीजी आईएसपीआर अपने टोन, टेनर, मैनर ऑफ स्पीच से पाकिस्तान की फेडरेशन को और स्टेट को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन मुझे शक ये है कि डीजी आईएसपीआर को इसका बिल्कुल भी अदराक नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि डीजी आईएसपीआर के आगे पीछे कुछ अफसरान हैं, क्योंकि वो सेंसिबल लोग भी होंगे। डीजी साहब की अपनी भी बड़ी तारीफ होती है कि बड़े इंटेलिजेंट आदमी। वो किसी वक्त उनको शाम को किसी डिनर पे या कॉफ़ी पे बात समझा सकेंगे कि उनको अपनी मैनर ऑफ स्पीच को चेंज करना चाहिए। उनकी मैनर ऑफ स्पीच वैसे मुझे जब मैं उनकी मैनर ऑफ स्पीच देखता हूँ तो मुझे बात समझ आती है कि उनके ऊपर बहुत ज़हनी प्रेशर और दबाव है। बिकॉज़ जनरल आसिम मुनीर जो है वो दरहकीकत एक ख़ास किस्म के वो भी ख़ास किस्म के हैजान का शिकार है और वो अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके हैजान को मल्टीप्लाई करें। ये वो सूरत हाल है जो भी हम देख रहे हैं। बहरहाल मेरा कमेंट आपने देखा, आई एम श्योर कि आपको बाकी लोगों से खासा डिफरेंट जो है लगा होगा। अब पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हेडलाइन के तौर पे चल रही है गुज़िश्ता कई घंटों से। ये स्टोरी डॉन के मॉनिटरिंग डेस्क ने निकाली है। ये स्टोरी क्या कहती है? ये स्टोरी कहती है कि फलां-फलां हिंदू अखबार जो है उसमें ये छपा है और फलां हिंदू एनालिस्ट ये कहते हैं, इंडियन एनालिस्ट हिंदू नहीं, हिंदू अखबार है और इंडियन एनालिस्ट ये कहते हैं, और जिसके नतीजे से डॉन की मॉनिटरिंग डेस्क को ये पता चला है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की हुकूमत की तरफ से दावत दी गई कि वो पीस बोर्ड्स में शमूलियत इख्तियार करें, वो पीस बोर्ड में नहीं गए। और अकॉर्डिंग टू डॉन मॉनिटरिंग डेस्क की बड़ी अजीब, एज़ इफ के पीस बोर्ड में जाना हिंदुस्तान के लिए बहुत काबिल इज़्ज़त चीज़ थी। तो वो पीस बोर्ड में इसलिए नहीं गए कि उनको ये फ़िक्र है कि अगर वो पीस बोर्ड में चले जाएँगे तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के मसले का हल निकालने के लिए उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, और इसलिए हिंदुस्तान जो है वो पीस बोर्ड्स में नहीं जा रहा। ये इससे ज़्यादा मशक्क़त किस्म की एक्सप्लेनेशन जो है वो हो नहीं सकती। और ये जब मैंने एक्सप्लेनेशन देखी, और इसका मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ना पाकिस्तान की रियासत का, ये हुकूमत का रियासत का प्रोजेक्ट है, 60-70 साल से चल रहा है कि कीप देम स्टूपिड। पाकिस्तान के लोगों को शाहदोले की चुई बनाने के लिए, उनको बेवकूफ़ रखने के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ जो हैं ये निकाली जाती हैं। रियलिटी क्या है? ऐसी कोई है ही नहीं चीज़। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, आप में से जो लोग ज़रा सा भी दुनिया के हालात देखते हैं, क्या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई भी बड़ी ताकत जो है इंटरेस्टेड है कि हिंदुस्तान की बाजू मरोड़ी जाए, उसके ऊपर दबाव डाला जाए कश्मीर के हवाले से हल निकालने के लिए? ये खबरें जो हैं ये खालिस्तान लगाई जाती हैं पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक ऐसे वक़्त में जब ये जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है उसको पीस बोर्ड्स क्यों जॉइन करने पड़े, इनको अपनी सियासी ज़रूरियात की वजह से जॉइन करने पड़े। अब ये उस पीस एक इनडायरेक्ट तरीके से लोगों के ज़हन में ये बात डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं कि पीस बोर्ड में शामिल होना कोई बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की, और ये एक ऐसी डिप्लोमैटिक विक्ट्री है कि हिंदुस्तान अपने खौफ की वजह से पीस बोर्ड्स को जॉइन जो है नहीं कर सकता। असल हकीकत क्या है? असल असल वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी और इंटरनेशनल बॉडी जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी हिंदुस्तान को कश्मीर के हवाले से। कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है? इसे कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस में। मैंने आपको बताया था कि सारी दुनिया के चमी चमार और यतीम जो है वो उस बोर्ड ऑफ पीस में है। सूरत हाल ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन से निकले तो उस वक्त वो एक्सपेक्ट करते थे, वो चाहते थे कि 60 के करीब ममालिक जो है उनके बोर्ड ऑफ पीस में आ जाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों से की, रूस से, चीन से, हिंदुस्तान से, तमाम यूरोप से वो एक्सपेक्ट करते थे। अभी आखिरी मैंने वीलॉग में आपको बताया था कि कैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है जॉर्जिया मेलोनी, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो पीस बोर्ड में भी आएं और इटली पहला मुल्क बने उसकी फोर्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप डावोस पहुंचते हैं तो वहाँ सूरत हाल ये है कि सिर्फ 5 ही ममालिक ऐसे हैं उस वक्त जिन्होंने उसके ऊपर कंफर्म किया है उस वक्त तक कि हम पीस बोर्ड में शामिल। तो उस 24-36 घंटे के अंदर खौफ से और परेशानी से डोनाल्ड ट्रंप की टीम और अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अपने फ़ोन खड़काते हैं और तमाम अपने जो हलीफ हैं, जो करीब मुल्क हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें ओमान है, जिसमें बहरीन है, जिसमें कतर है, जिसमें साउथ अफ्रीका, अमेरिका के मुल्क हैं, पहले वो तमाम ममालिक जहाँ जहाँ जोर चलता था उनको मजबूर किया जाता है। और उसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान भी पीस बोर्ड जो है उसको ज्वाइन करने के सिग्नेचर में करता है। जो फाइनली सिग्नेचर होता है थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, उसमें 19 ममालिक जो है उसके ऊपर साइन करते हैं। फिर खबर ये आती है और अब वो हो गए 20, क्योंकि जब 19 साइन कर रहे थे उस वक्त खबर आई है कि वो इस्राइल प्राइम मिनिस्टर, जो खुद बेंजामिन नेतन्याहू पहले कह रहे थे कि हम लोग पीस बोर्ड को ज्वाइन नहीं करेंगे, अब उन्होंने ये फैसला किया है कि पीस बोर्ड को वो ज्वाइन करेंगे। ताहम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो नहीं पहुंच पाते डावोस में, और अब इसराइल ने बाद में उस पर साइन कर दिया या उसको कंफर्म कर दिया कि वो उसको ज्वाइन करेंगे। तो कितने ममालिक हुए जिन्होंने अब तक इसको ज्वाइन किया? सिर्फ 20 ममालिक ने ज्वाइन किया। इनमें से कोई मुल्क ऐसा है जिसका प्रेशर हिंदुस्तान के लिए मैटर करता है? जीरो। बिल्कुल ऐसी कोई हकीकत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मोदी को टके का फर्क नहीं, यानी को टके का फियर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कश्मीर के बारे से कोई रोल प्ले करेंगे या नरेंद्र मोदी को मजबूर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहीं कह भी दें, जैसे उन्होंने मई 2025 की जब जंग थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो उन्होंने शायद कश्मीर का जिक्र कर भी दिया था, 2019 में भी उन्होंने जिक्र किया था। इससे हिंदुस्तान का बाल नहीं बिका होता, उनको कोई फर्क इससे बिल्कुल भी नहीं पड़ता और उसका बड़ी अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई प्रेशर उनके ऊपर है इस वक्त तो वो अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन और ट्रेड डील का है। और जितना डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को उस हवाले से 85% ड्यूटी उन्होंने लगाई हुई है हिंदुस्तान के ऊपर, जितना नुकसान पहुंचा सकते थे वो पहुंचा चुके हैं। इससे आगे डायनामिक्स इस किस्म के हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नुकसान पहुंचाना भी चाहेंगे तो नहीं पहुंचा सकते। और इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जिसको कहते हैं द लॉ ऑफ ड्विंडलिंग रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसके आगे और वो कुछ नहीं कर सकते हिंदुस्तान। इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आज 26 जनवरी को हिंदुस्तान में रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जा रहा है। रिपब्लिक डे क्या है? ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में 1949 के अंदर जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो वो इंप्लीमेंट या अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और वो दिन आज मनाया जा रहा है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हिंदुस्तान ये कहता है कि उस दिन हम एक सॉवरन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गए थे, जिसने बरतानिया उज़्मा ये ब्रिटिश एम्पायर के बनाए हुए कानून को खत्म करके हमने अपना कानून अपने ऊपर नाफिज किया था और हम खुद मुख्तार हो गए थे, हम सॉवरन बन गए थे। और अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा कि एरिक स्पर्लिंग के साथ मैंने आइकॉनोक्लास्ट मल्टीमीडिया जो है उसके ऊपर मैंने एक डिस्कशन की, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था टोटली डिफरेंट। मैंने उनसे पूछा एरिक स्पर्लिंग से, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जस्ट फॉरेन पॉलिसी, मैंने कहा कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान का साथ अमेरिका का एक न्यू कॉलोनियल इन्फ्लुएंस और रिलेशनशिप है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, तो हिंदुस्तान इस न्यू
कॉलोनियल रिलेशनशिप से कैसे आजाद हुआ। उन्होंने उसके जवाब में फौरी तौर पे बेटसा जवाब ये दिया, बिकॉज इंडिया इज फुली सॉवरन, बिकॉज हिंदुस्तान सॉवरन है। और फिर उन्होंने इसमें एक और लुकमा ऐड किया कि हिंदुस्तान सॉवरन है बिकॉज वहाँ बहुत सी सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स इस किस्म की चली हैं गुज़िश्ता 70-80 बरस में, जिसकी वजह से हिंदुस्तान सॉवरन है और मजीद सॉवरन होता चला जा रहा है। वहाँ मूविंग फॉरवर्ड इस वक्त क्या सिचुएशन है कि आज जो दिन अभी शुरू हो रहा है, वहाँ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डर लेयन, जो एक बड़ी प्रोमिनेंट जर्मन पॉलिटिशियन भी हैं और कई बरस से बैठी हुई हैं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी पे, वो एक वहाँ पर उनके स्पेशल गेस्ट हैं अलॉन्ग विद अदर यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन। वो चीफ गेस्ट है। ये हमेशा से रीत है कि हिंदुस्तान का जो रिपब्लिक डे होता है उसमें किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को बुलाया जाता है, लेकिन इस दफा ये जो प्रेजेंस है ये महज सिंबॉलिक नहीं है। अगले दिन मंगल को यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा ट्रेड डील और ट्रेड पैक्ट जो है उसका ऐलान करने वाले हैं, जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया, जिसको तीसरी बड़ी कारों की मार्केट बताया जाता है अमेरिका और चीन के बाद, वो अपनी, और उस पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, इंपोर्टेड कार्स पे 110% है या 90% से 110% तक है, वो ड्यूटीज कम करके स्लैश करके यूरोपियन कारों के ऊपर 40% कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में जर्मन कारों को, इटालियन कारों को और ब्रिटिश और यूरोपियन जो कारें हैं उनको हिंदुस्तान की मार्केट में एक्सेस मिल सकेगी। तो हम इकोनॉमिस्ट में, मैंने इसका बहुत डिटेल रिव्यू पढ़ा है और इकोनॉमिस्ट का रिव्यू कहता है कि इससे यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा खास फायदा नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो ट्रेड रेजिमेंट है, जो सारा ढांचा है, वो बड़ा ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया हुआ है। और यूरोपियन यूनियन की जो एवरेज टैरिफ वॉल है हिंदुस्तान के लिए वो सिर्फ 4% है, जबकि हिंदुस्तान की ना सिर्फ टैरिफ बहुत ऊंची है बल्कि उसकी जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जो क्वालिटेटिव हैं, फाइटोसैनिटरी जिनको कहते हैं, टेक्निकल किस्म के, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, जिसके नतीजे में यूरोपियन यूनियन के पास हिंदुस्तान से नेगोशिएट करके हिंदुस्तान को मजबूर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती। अलबत्ता हिंदुस्तान के पास अपनी टेक्सटाइल गुड्स को यूरोप में ज्यादा बेहतर तौर पर बेचने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। यूरोपियन यूनियन क्यों कर रहा है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, यूरोपियन यूनियन इस वक्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के शदीद दबाव में, जिसकी वजह से उनको जहां भी कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वहां जाके वो ट्रेड डील ठोक रहे हैं। और अभी उन्होंने चंद दिन पहले मेरे ख्याल 17 तारीख को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है उसके साथ मर्कोसर की उन्होंने डील की है। अब वो हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। असल जो डील्स इंपॉर्टेंट होंगी वो होंगी जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस, जिसके पहले ही बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ। वो जो इंडिविजुअल कंट्रीज अपनी डील स्ट्राइक कर रहे हैं, जो चंद महीने पहले बर्तानिया ने की है, इस वक्त जर्मनी भी कर रहा है और फ्रांस मजीद उसमें इजाफे कर रहा है। आपको पता है भी उनके जहाज ले रहे हैं 114 रफेल, वो ज्यादा मैटर करते हैं। अब उस मुल्क पे आ जाए जिसने सारी मुसीबत डाली है यूरोपियन यूनियन के लिए, अमेरिका में इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस ये हो रही है कि क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिन्होंने इतनी थ्रेट लगाई हुई थी ग्रीनलैंड पे, वो अचानक ठंडे पड़ गए। तो क्या मार्क रथ जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, उनकी बातें को मार्क रथ ने उनके कान में ऐसी चुभती हुई बात कर दी है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि मैं टैरिफ भी नहीं लगाऊंगा, मैं जंगबंदी भी नहीं, मैं अटैक भी नहीं करूंगा, ग्रीनलैंड पे फोर्स भी यूज नहीं करूंगा, मेरा एक फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया। उसकी एक्चुअल वजह जो समझ आ रही है, जो अपनी एक डिस्कशन में एक यूरोपियन प्रोफेसर के साथ, जो नॉर्वेजियन प्रोफेसर हैं, उनके साथ अमेरिका की जो बहुत ही प्रोमिनेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जनाब जेफरी सैक, उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया कि असल जो वजह है वो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फौजकशी करूंगा और मैं यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर 1 फरवरी से टैरिफ लगा दूंगा 25% का, तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट ने झुरझुरी ली और वहां पे धचका लगा शेयर्स को। और स्कॉट बेसेंट जो सेक्रेटरी ट्रेजरी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि प्रेसिडेंट ये बड़ा मसला हो जाएगा बिकॉज आखिर मिड टर्म आ रहे हैं, तो ये इसे कहते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है आपकी बातों से मुतासर हो रहा है। इस वजह से, नॉट आउट ऑफ द फियर ऑफ द नेटो और समथिंग, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से विड्रॉ किया। लेकिन इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ा मसला और डिस्कशन क्या, सबसे बड़ा मसला वो है जो एलेक्स प्रिटी, जो एक नर्सिंग इमरजेंसी सर्विसेज के नर्स थे, एलेक्स प्रिटी, उनका जो कत्ल कर दिया इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट आइस के एजेंट्स ने मिनियापोलिस में, स्टेट ऑफ मिनेसोटा में, वो इस वक्त बहुत बड़ा इशू है बिकॉज गुज़श्ता चंद दिनों से उस हवाले से पूरे अमेरिका में बड़े शहरों में, ना सिर्फ मिनियापोलिस की शदीद सर्दी में, बल्कि न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन में, बावजूद सर्दी की लहर और बर्फानी तूफान के हजारों लोगों ने, अब तक शायद लाखों लोग जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में उसमें प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और पहले ये था कि जब रेनी गुड को मारा गया जनवरी के शुरू में, जो खातून थी 37 बरस की, ये भी आदमी 37 बरस का था, जो 3 बच्चों की मां थी, तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत जो है वो स्टेट को नहीं दी और एफबीआई को कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एफबीआई का जो एजेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था रेनी गुड के मर्डर की आइस के हाथों में, उसने रिजाइन कर दिया। वहां उस न्यूज आइटम में ये तो नहीं बताया गया कि उसने रिजाइन क्यों किया, लेकिन एक आम स्पेकुलेशन ये है कि उसने रिजाइन इसलिए किया कि वाशिंगटन की तरफ से एफबीआई के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि मतलूबा किस्म के रिजल्ट्स आप निकालें और उसमें से आइस के एजेंट जो है उसको आप भरी कर दें, और उस प्रेशर में एफबीआई के एजेंट ने वहां से रिजाइन कर दिया। अब इस स्टेज पे मिनेसोटा की स्टेट ये कह रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट को, ये डिपार्टमेंट जस्टिस को, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन खुलेगी तो फिर रेनी गुड की इन्वेस्टिगेशन भी स्टेट खुद करेगी। ये एक पोलराइजेशन है जो मिड टर्म इलेक्शन से पहले डेवलप कर रही है। एक इसमें हिपोक्रेसी, मुनाफिकत भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अब तक सड़कों के ऊपर आइस कम से कम 8 लोगों को मार चुकी है और 50 से ज्यादा लोग आइस की कस्टडी में मर चुके हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं देंगी। लेकिन अब चूंकि 2 अमेरिकन बॉर्न सिटीजन वाइट जो है वो आइस के हाथों शिकार हो गए हैं, इसलिए पूरा अमेरिका जो है वो हिल गया है। तो मुनाफिकत है, डबल स्टैंडर्ड।